और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज का एक और एस्पेक्ट है जिसको वेस्कुलाइटिस कहते हैं। आज से कुछ जो है लेक्चर वो वेस्कुलाइटिस पे होगी। आज वेस्कुलाइटिस का एक जनरल ओवरव्यू होगा और उसके बाद हम डिजीज स्पेसिफिक डिजीज वाइज वेस्कुलाइटिस को पढ़ेंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ द डिजीजेस व्हिच अफेक्ट्स द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल हम तो ये सोच रहे हैं कि ब्लड वेसल्स जो है दे आर द सोर्स ऑफ द डिजीज है कि वो जी टॉक्सिन भी लेके जा रही हैं, इन्फेक्शन भी लेके जा रही है, नॉर्मल मेटाबोलाइट मैलिग्नेंट से वगैरह वगैरह। तो ब्लड वेसल्स जो है उनकी डिफरेंट कैटेगरीज है। कुछ को आर्टरीज कहा जाता है, कुछ को वेन्स कहा जाता है और कुछ को कैपिलरीज। तो उनकी भी डिजीज होती है। तो ओवरऑल अगर पहले हम ब्लड वेसल की कौन सी डिजीज होती है, फिर हम चले जाएंगे वेस्कुलाइटिस की तरफ। तो कौन सी डिजीज है जो आर्टरीज को इन्वॉल्व करती है, तो जरा देखिए कि आर्टेरियल डिजीज कैन बी क्लासिफाइड। पहले हम उसकी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं आर्टेरियल डिजीज। नंबर 2 साइज ऑफ द वेसल के आर्टरी बड़ी आर्टरी भी होती है, छोटी आर्टरी आर्टीरियोल मेटा आर्टीरियोल तक होती है। और नंबर 3 इटियोलॉजी। इटियोलॉजी भी आर्टेरियल डिजीज की डिफरेंट होती है। तो अगर ब्लड वेसल की साइज को देखा जाए कि कौन सी आर्टेरियल डिजीज है, तो साइज है आर्टरी से लार्ज आर्टरी, मीडियम आर्टरी, स्मॉल आर्टरी। तो देखें कि देयर इज द लिस्ट ऑफ द डिजीजेस व्हिच अफेक्ट्स द डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल के बड़ी आर्टरी, मीडियम आर्टरी, स्मॉल आर्टरी को इन्वॉल्व कर रही है। तो लार्ज आर्टरी डिजीज कौन सी है? एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखें कि एथेरोस्क्लेरोसिस वर्ल्ड वाइड आप देखें कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, स्ट्रोक हो, हाइपरटेंशन हो, तो वहाँ पहले एथेरोस्क्लेरोसिस का जिक्र आएगा। तो मतलब यही डिजीजेज आर्टेरियल डिजीजेज है, लेकिन वो इम्पैक्ट अपना देते हैं हाइपरटेंशन, IHD और स्ट्रोक की सूरत में। दूसरा है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म भी बड़े आर्टरीज में कॉमन है, जैसे एओर्टिक एन्यूरिज्म है, ये भी एक कॉमन है। और तीसरा है जॉइंट सेल आर्थराइटिस। अब एन्यूरिज्म के भी डिफरेंट काजेज होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के भी डिफरेंट काजेज होते हैं। जॉइंट सेल आर्थराइटिस एक वेस्कुलाइटिस है और ये उसका जो है यूजुअली लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि इसमें एज 50 से ज्यादा, ESR 100 से ज्यादा, प्रेजेंटेशन इसकी फीवर और हेडेक, ये इसकी 4 कंपोनेंट है। अगर कहीं पे भी आपको मिल जाए तो ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस में आ जाएगा। फिर पैरेलली एक आर्थराइटिस है जिसको कहा जाता है टाकायाशु। ये बेसिकली डिटरमाइन हुई थी जापान में और ये ज्यादातर लार्ज ब्लड वेसल जो आर्टरीज है उनको इन्वॉल्व करती है। और इसमें आप रेयरली देखोगे, मैंने लाइफ में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 2 केसेस देखे हैं और एक केस देखा था उसको पूरी की पूरी लिम्ब जो है वो गैंग्रीन हो चुकी थी और एक यंग लड़की थी जो ब्लाइंड हो गई थी, परमानेंट ब्लाइंड हो गई थी इस डिजीज की वजह से। उसके अलावा मीडियम आर्टरी डिजीज जो है वो उसमें पॉलीआर्थराइटिस नोडुला आती है, कावासाकी डिजीज आती है। अब कावासाकी जो है ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में ये भी रेयर है। कावासाकी आपको नाम से पता चल जाएगा कि जापानी या कोरियन इस किस्म का है, तो ये भी जापानीज और ओरिजिन है। और इसमें कोरोनरी आर्टरी वेस्कुलाइटिस है और ये अक्यूट एमआई बच्चों में करवा सकती है। जाहिर है जब वेस्कुलाइटिस होगी तो आर्टरी के अंदर नैरोइंग होगी, थिकनिंग होगी, फिब्रिनोइड मटेरियल कलेक्ट होगा, ब्लॉकेज होगी, लीडिंग टू द इनसफिशिएंट सर्कुलेशन या ब्लड सप्लाई, लीडिंग टू अक्यूट एमआई। देन द फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, ये एक ऐसा काज है कि यंग एज में हाइपरटेंशन मिले आपको, यंग एज में हाइपरटेंशन, तो अक्सर हाइपरटेंशन के काज का पता नहीं चलता क्योंकि उसमें ये फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया होती है। ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन का एक काज है और इसमें अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होती है। ऐसी हाइपरटेंशन होती है जिसमें 2, 3, 4 ड्रग्स आप देते हो फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो पा रहे जब तक आप अंडरलाइंग काज को ट्रीट न करोगे। और इसमें देखें कि स्टीनोसिस का जिक्र है और जहां स्टीनोसिस आर्टरी में हो तो वहां एंजियोप्लास्टी को न भूलना। देन द स्मॉल आर्टरी में
ग्रेन्युलोमेटस विथ पोलिएंजाइटिस, इसको कहते हैं वेगनर्स ग्रेन्युलोमेटोसिस, पुराना नाम है वेगनर्स ग्रेन्युलोमेटोसिस। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस है, और ये पल्मोनरी और रेनल सिस्टम को ज्यादा इन्वॉल्व करता है, और यूजुअली ये हेमाप्टासिस या हेमीचूरिया इस फॉर्म में ज्यादा पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद है इजिनोफिलिक ग्रेन्युलोमेटोसिस विद पोलिएंजाइटिस, इसका मशहूर नाम है चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम, चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम, और ये भी स्मॉल आर्टरीज को इफेक्ट करता है। और इसकी खास बात ये है कि ये एस्थमा 40 साल के बाद अगर किसी को एस्थमा हो और उसकी इजिनोफिल काउंट रेज हो जाए तो इसमें आपने चर्क-स्ट्रास का जरूर सोचना है। और फिर हाइपरटेंसिव आर्टेरियोपैथी काजिज माइक्रोवेस्कुलर डेमेज, हाइपरटेंशन के प्रेशर जब सस्टेन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो एंडोथेलियल इंजरी करता है। एंडोथेलियल इंजरी के बाद जो है वो माइक्रोवेस्कुलर लेवल पे जो है ये डैमेज शो ऑफ होती है। अब यही आर्टेरियल क्लासिफिकेशन को अगर हम पैथोफिजियोलॉजी के बेसिस पे देखें तो एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज, जिसमें कोरोनरी, पेरिफेरल, सेरिब्रोवेस्कुलर जैसे पहले जिक्र किया, और दूसरे नंबर पे है इन्फ्लेमेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीज। ये पैथोफिजियोलॉजी के हिसाब से आर्टेरियल डिजीज की क्लासिफिकेशन है, और उसमें भी वही 3-4 डिजीज आ गई। और तीसरे नंबर पे है थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज, जिसमें अक्यूट आर्टेरियल थ्रोम्बस और एम्बोलिक स्ट्रोक आ गया। और चौथे नंबर पे है कंजेनाइटल एंड स्ट्रक्चरल आर्टेरियल डिजीज, जैसे कि कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, जिसमें अपर लिम्ब में हाइपरटेंशन, लोअर लिम्ब में हाइपोटेंशन। और ये हेवी मेल फॉर्मेशन, ये तो कॉमन है, लेकिन समटाइम्स नोटिस्ड, समटाइम्स अननोटिस्ड टिल डेथ। तीसरी क्लासिफिकेशन आर्टेरियल डिजीज की है, वो है इटियोलॉजी के हिसाब से। अब जेनेटिक एंड हेरेडिटरी डिजीज भी है जो आर्टरी की डिजीज करवाती है। उसमें मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम में एन्यूरिज्म और कॉमन होती है, और खास तौर पे डिसेक्शन एन्यूरिज्म, लंबे कद वाले होंगे। दूसरे नंबर पे है एलर-डैनलोस। तो इस तरीके से इन्फेक्शन भी है, जैसे सिफिलिस है, माइकोटिक मतलब फंगस टाइप इन्फेक्शन होते हैं, तो वो भी एन्यूरिज्म या आर्टरी के ऑक्लूजन या वेस्कुलाइटिस करवा सकते हैं। अब ये थी आर्टरी डिजीज की क्लासिफिकेशन। अब वेनस डिजीज की भी क्लासिफिकेशन है। तो वेन भी लार्ज होती है, स्मॉल होती है, तो इस तरीके से वेन से लेकर वेन्यूल्स तक। तो लार्ज वेन में आप देखें कि डीप वेन थ्रोम्बस ये कॉमन इश्यू है, और वो पेशेंट जो 3 दिन से ज़्यादा बेड रिडन होते हैं तो उसमें डीवीटी का रिस्क हाईएस्ट हो जाता है। इसके लिए एक स्कोर निकाला जाता है, वेलेस स्कोर कहते हैं, तो वो। और फिर सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सीए लंग से रिलेटेड होता है। इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम ये भी ट्यूमर की पैथोलॉजी या ऐसी पैथोलॉजी जो स्पेस ऑक्युपाई करे, वो प्रेशर सिम्टम दे तो उसमें। मीडियम वेन में वेरिकोज वेन, ये वेरिकोज वेन कॉमन इशू है, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। अब इसकी सर्जरी हो रही है, नवाशा में भी हो रही है। और पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम, और ये यूजुअली पेन के साथ प्रेजेंट होता है। रेनल वेन थ्रोम्बस, ये रेनल वेन लीडिंग टू किडनी डिसफंक्शन। स्मॉल वेन में क्या आता है, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी, वही जो पेशेंट लोग हैं ज़्यादातर पाँव लटका के बैठे हैं, फिर वो उनके पाँव पे जो है ना वो वेनस कंजेस्टेड पे लेकर छोटी लेवल पे, और फिर पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं। और क्रियोबिलोमिनीमिया ये हेपाटाइटिस सी के साथ एसोसिएटेड है, और इसमें भी वेनस इन्फ्लेमेशन या फिलेमाइटिस होती है। हाइपर पिगमेंटेशन एंड स्टेटिज्म, वही लोग जो पाँव ज़्यादातर ऑफिस में काम करते हैं, लॉन्ग रनिंग में उनकी सिटिंग जो है 8-8, 10-10, 12-12 घंटे होती है। आपने देखा होगा होटलों के वो जो काउंटर पे लोग बैठे होते हैं, तो ज़्यादातर जो है ऑफिस होल्डर और जो ओवर वर्क करते हैं या एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तो इनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। अब वही पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी में वेनस डिजीज की डीवीटी है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेटल कॉम्प्लिकेशन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कभी कभी ऐसे होता है कि आपके सांस में अचानक थोड़ी सी अकड़न हुई, फिर वहीं के वहीं ठीक हो गए। वी हैव द इंटरनल क्लॉटिंग मैकेनिज्म, और उसको लाइसिस
का भी मैकेनिज्म है। क्लाट छोटी सी बनती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म है, उसको तोड़ भी देता है, ठीक है ना, फिब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म होता है। और कुछ ये रेयर सिंड्रोम भी है जो डीवीटी अपर एक्सट्रीमिटी, अब डीवीटी कंजेनाइटल, डीवीटी एक्वायर्ड, डीवीटी प्रोक्सिमल, डीवीटी डिस्टल, सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बस, डीप वेनस थ्रोम्बस। तो इस तरीके से मुख्तलिफ टाइप्स हैं डीवीटी के। वेरिकोज वेन, क्रॉनिक वेनस अल्सर और लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, ये भी मुख्तलिफ किस्म की वीनस डिजीज हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं या अंडर या अनडायग्नोस्टिक चली जाती है। कुछ ऐसी डिजीज हैं जो इन्फ्लेमेटरी हैं जिसमें सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, बैशेट्स डिजीज और ये एल सिंड्रोम और प्लस जो है AMMT सिंड्रोम और KT सिंड्रोम, ये रेयर सिंड्रोम है। रेयरली नीचे वाला तो जो है वो ज्यादातर जो सेकंड नंबर पे है वो सर्जरी में कंप्रेशन है, तो ये सर्जरी वाले रेयरली इसको देखते हैं या डायग्नोज करते हैं। इटियोलॉजी, तो कौन सी जेनेटिक डिजीज है जो वेनस सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, तो अगेन फैक्टर 5, फैक्टर 5 है। प्रोटीन C और इसको न भूलिएगा, जब ये प्रोटीन C और फैक्टर 5 और प्रोटीन A ये अफेक्टेड होते हैं तो इन पेशेंट में रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिक और वेनस स्टेसिस का चांस बढ़ जाता है और ये पेशेंट डीवीटी प्रोन करते हैं। इन्फेक्शन में सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। एक मैं आपको बात बताता हूँ कि जब आप नेट पे जाओगे तो MRCS एक स्केल होता है, मेडिकल रिसर्च काउंसिल फॉर वीनस। आप किसी को IV कैनुला लगाओ या नीडल पास करो, उससे उसकी मौत हो सकती है सिर्फ एक पॉइंट पे। वो जब इंजेक्शन लगाते हैं तो जाहिर है वो इंजरी करती है ना, वो इंजरी बिल्कुल अननोटिसेबल भी होती है, इंजेक्शन लग गया पता ही नहीं चला, लेकिन समटाइम्स दैट इंजरी में लीड टू दी सिस्टमिक inflammatory response, septicemia, septic shock with multi-organ failure, and then the vicious cycle and lead to the death of the patient. तो ये सिर्फ सिंपल नहीं है, तभी तो आप जब भी सर्जरी का मैन्योर करोगे, इंटरवेंशन का मैन्योर करोगे तो वहाँ एक जुमला आएगा आफ्टर ऑल एंटीसेप्टिक मेजर्स। तो ये सिंपल वेन के अंदर आपकी नीडल पास करना वो भी पेशेंट का मौत का सबब बन सकती है। और ये मेडिकल रिसर्च काउंसिल क्लासिफिकेशन है, काइंडली इसको आप नेट पे देख लीजिए। HIV तो किसी को माफ नहीं करती, सर से लेकर पांव तक। ये मल्टी ऑर्गन डिजीज है, जहाँ पे भी दो या दो से ज्यादा सिस्टम मिले, इन्वॉल्व डिजीज मिले, तो वहाँ आप HIV का जरूर सोचना, TB का जरूर सोचना, वेस्कुलाइटिस का जरूर सोचना, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज का जरूर सोचना, मैलिग्नेंसी का जरूर सोचना, इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स का जरूर सोचना, क्योंकि ये ज्यादातर मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट करते हैं। फिर आती है कैपिलरीज की डिजीज के जाहिर आर्टरी, वेन, कैपिलरी छोटे पैमाने पे, तो वो कौन सी डिजीज है, तो ये अफेक्ट करती है माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम को, और उसमें कैपिलरीज, आर्टीरियोल एंड वीडियोस, कभी कभी ये इकट्ठे होते हैं तीनों, क्योंकि इकट्ठे होते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, आपने देखा होगा कि आपने पेशेंट का BP रिकॉर्ड किया, पल्स देखी तो पल्स नो पल्स, BP नो BP, लेकिन फिर भी आपसे ब्लड प्रेशर पेशेंट बात कर रहा होता है, ठीक है, नो BP नो पल्स। तो याद रखना कि ऑटो रेगुलेशन टेक्स प्लेस एट दी आर्टीरियोल एंड मेटा आर्टीरियोल लेवल। भले पेशेंट का BP सिस्टमिकली रिकॉर्ड ना हो, लेकिन ब्रेन या वाइटल ऑर्गन के अंदर जो मेटा आर्टीरियोल है, दे हैव दी ओन रेगुलेशन सिस्टम, वो वहाँ ब्लड में सिर्फ पल्सेटेशन वो प्रोड्यूस करती है और ब्लड सप्लाई वहाँ उस ऑर्गन को देती है, और उसकी भी एक हद है, उस हद के बाद फिर लोग बेहोश हो जाते हैं कि नहीं खून ज्यादा बह गया या जो है शॉक में चला गया, बेहोश हो गया, तो वो बात। अच्छा, दिस डिजीज कैन लीड टू माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन, लीकेज, थ्रोम्बस, इन्फ्लेमेशन, और ये मल्टीपल ऑर्गन को इफेक्ट करती है। ये है कैपिलरीज की डिजीज। अब माइक्रोवेस्कुलर ऑक्यूलर डिजीज, इसमें डायबिटीज कॉमन है। डायबिटीज जो है ये सबसे लेकर डायबिटीज के लिए मशहूर है कि ये वो घोड़ा है जिसपे एक दफा अगर कोई चढ़ गया तो मरते दम तक नहीं उतरेगा, लेकिन उसका लगाम आपके हाथ में है, कंट्रोल करोगे एक अच्छी लाइफ गुजरेगी, अगर ढील दोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं गिरा देगा।
और गिरने से फ्रैक्चर भी हो जाता है और गिरने से मौत भी वाकई हो जाती है। उसके अलावा टीटीपी है, हस है, सिकल सेल माइक्रोवेस्कुलोपैथी है, सिमाल वेसिल वेस्कुलाइटिस, ये आज हमारा टॉपिक में इंक्लूड है, और कैपिलरी लीक सिंड्रोम, ये सडन प्लाज्मा लीकेज है फ्रॉम कैपिलरीज काजिंग हाइपोटेंशन एंड मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन। ये वो क्रोनिकली जो सीवियरली इल पेशेंट है, ये इनमें देखा है। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो एक्यूट फल्मिनल हेपेटिक फेल्यूर है, और वो पेशेंट जो डेंगू वाले हैं उनमें भी ऐसे इस किस्म की सिचुएशन मिल जाती है। फिर कैपिलरी हेमरहेज एंड लीकेज डिसऑर्डर, वो भी अलग है। एआरडीज को याद रखें कि कैपिलरी परमेबिलिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है, जिसके बाद फ्लूइड लीक होकर एल्वेलाई के अंदर चली जाती है। एआरडीएस के लिए भी एक जुमला याद रखना, अगेन इट इज ए फेटल कॉम्प्लिकेशन। पल्मोनरी एडिमा के लिए भी एक जुमला याद रखना, जहां ये आप अल्फाज लिखोगे तो वहां मौत होगी, और उस मौत से बचाने के लिए आपका टैलेंट कार्ड काम आएगा कि पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर आई एम गोइंग टू डाई, इफ यू हैव द टैलेंट, इफ यू हैव द कैरेक्टरिस्टिक सेव मी। तो वो आपका कमाल है कि आप, मैं तो ये दावा करता हूँ कि जो भी डॉक्टर, जो भी स्टूडेंट एक्यूट पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट कर सकता है, वो दुनिया की हर इमरजेंसी को ट्रीट कर सकता है सक्सेसफुल, क्योंकि सबसे मुश्किल जो है वो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। अच्छा, आर्गन इन्वॉल्वमेंट, तो कैपिलरी जो है हर आर्गन में कैपिलरीज भी होती है, तो जहाँ जहाँ वो इन्वॉल्व करता है उसे आर्गन स्पेसिफिक, आंख में है, ब्लड वेसल में है, किडनी में है, और उसके बाद जो है जो पेरिफेरीज है, जो टिप्स हैं फिंगर्स की, जिसमें रेनार्ड्स वगैरह ये आ गया, तो ये इस तरीके से है। एटियोलॉजी में ये हेमरहेजिक हेरेडिटरी टेलेंजेक्टेज है, ये भी हो सकती है। ऑस्लर वेबर रिंडो सिंड्रोम का नाम सुना होगा, एपिस्टेक्सिस का एक रेयर काज है, और वान हेपिल लिंडो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस और मेनिंजोकोक्सिमिया, डेंगू, हेमरहेजिक फीवर, ये सारे जो है कैपिलरी लेवल पे अफेक्टेड होते हैं। अब आ जाते हैं असल टॉपिक पे, जो वेस्कुलाइटिस। अब वेस्कुलाइटिस दो बातें हैं, एक डिजीज एक्टिविटी होती है और दूसरा डिजीज डिमेज होता है। कि डिजीज जितनी ज्यादा एक्टिव होगी डिमेज उतनी ज्यादा होगी। जरा इसकी मिसाल देख लें कि डिजीज, अब ये आग लगी हुई है, आप अंदाजा करें कि देखो कितनी खतरनाक आग, ठीक है। अब खतरनाक आग है, आप इसको बचाने की भी कोशिश करेंगे, वाटर वाले टैंक भी यूज करोगे, मट्टी भी यूज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करोगे, व्हाटएवर द मैन्युअर या फैसिलिटीज अवेलेबल है आप यूज करोगे, ठीक है। लेकिन वेस्कुलाइटिस में यही होता है, आप कितनी भी कोशिश क्यों न करें वेस्कुलाइटिस को ट्रीट करने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिमेज जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। वेस्कुलाइटिस बगैर डिमेज के नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसमें वो रिलैप्स रिमिशन होती है, जितनी सारी वेस्कुलाइटिस है इसमें रिलैप्स और रिमिशन होती है। बीमारी को ढील दोगे तो वो हाल कर देगी, वो हाल कर देगी। ये बिल्कुल इसी आग की तरह है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस वो है। तो वेस्कुलाइटिस क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। ये क्या है? ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। और आगे बढ़ के ये क्या करेगा? एक तो ब्लड वेसल थिक होगी, दूसरा वीक होगी, तीसरा नैरो होगी, और चौथा ऑक्लूड होगी। तो ये जब भी वेस्कुलाइटिस होगी तो ये चार बातें हमें नजर आ सकती है: थिकनिंग, वीकनिंग, नैरोइंग, ऑक्लूजन। ये चार बातें नजर आएंगी हमें वेस्कुलाइटिस में। उसके बाद दिस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कैन रिजल्ट इन द इस्कीमिया, टिश्यू नेक्रोसिस एंड मल्टी ऑर्गन डैमेज डिपेंडिंग ऑन दी के साइज कौन सी है, टाइप कौन सी है, और लोकेशन क्या है। तो जिस लोकेशन पे वो आर्गन इन्वॉल्व होगा उसमें के अंदर जो है इस्कीमिया, नेक्रोसिस और फेल्यूर, ये तीन कॉन्सिक्वेंस से इस वेस्कुलाइटिस के होते हैं। तो इसी वजह से वो आग जो लगी तो वो रुकेगी नहीं। आपने देखा होगा कि अगर किसी को डायबिटिक फुट हो जाता है तो वो बेचारों को आखिर में टांगे काटनी पड़ती है, ठीक है, टांगे काटनी पड़ती है। एक्यूट एमआई वालों को तो स्टेंट मिल जाता है, अगर वो भी स्टेंट भी ना लगे तो बाईपास की तरफ चले जाते हैं।
अगर बाईपास भी फेल हो जाए तो कुछ और नया मैकेनिज्म हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का सोच रहे हैं। तो दो बातें हैं, एक पैथोलॉजिस्ट है, एक र्यूमेटोलॉजिस्ट है, मेडिसिन वाला। जो पैथोलॉजिस्ट है वो वेस्कुलाइटिस को कैसे देखता है, वो समझता है कि ये एक इन्फिल्ट्रेशन है वेसल वॉल की, जिसमें इन्फ्लेमेटरी सेल आ जाते हैं लीडिंग टू फिब्रिनाइड, नेक्रोसिस, इस्कीमिया, ऑक्लूजन, थ्रोम्बस, और कभी कभी इसमें एन्यूरिज्म फॉर्मेशन भी होती है, वीक होगी तो एन्यूरिज्म होगी, और प्लस रप्चर या हेमरेज। तो पैथोलॉजिस्ट इसको ऐसे सोचता है। लेकिन जो र्यूमेटोलॉजिस्ट है वो कैसे करता है, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन ऑफ द blood vessels result in the occlusion and destruction of the vessel or ischemia of the tissue supplied by that vessel। तो जहां पे भी वेस्कुलाइटिस होगी वहां पे ब्लड सप्लाई मुतासिर होगी, और जहां पे भी ब्लड सप्लाई मुतासिर होगी वहां इस्कीमिया होगी। जहां पे इस्कीमिया होगी तो इस्कीमिया की लेवल होती है कभी कभी पार्शियल, कभी कभी मॉडरेट, कभी कभी सीवियर, और कभी कभी कंप्लीट इस्कीमिया विल लीड टू दी इन्फेक्शन। और जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वो टिश्यू गैंग्रीनस हो जाएगा, और जहाँ गैंग्रीन होगी तो वो टाइप पे डिपेंड करता है कि टिश्यू की नेचर क्या है, ड्राई गैंग्रीन है, वेट गैंग्रीन है, गैस गैंग्रीन है। जहाँ ड्राई गैंग्रीन होगी वहाँ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ज्यादातर पाए जाते हैं, जहाँ वेट गैंग्रीन होगी वहाँ ग्राम पॉजिटिव के साथ ग्राम नेगेटिव आ जाते हैं, और जहाँ गैस गैंग्रीन होगी वहाँ एनएरोब्स भी आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि डायबिटिक फुट में जब गैस गैंग्रीन होती है तो वहाँ सिमिल आ जाती है और एनएरोब इन्वॉल्व होते हैं। तो और वहाँ एनएरोब जहाँ इन्वॉल्व हो वहाँ आपको जरूरत पड़ती है फ्लेजल की। मेट्रोनिडाजोल इज एन एंटीबायोटिक फॉर एनएरोबिक बैक्टीरिया। इसकी एपिडेमियोलॉजी भी डिफरेंट है कि क्योंकि ये हमारे यहाँ कॉमनली डायग्नोस भी नहीं होती, और उसके अलावा ये कॉमनली होती भी नहीं है वेस्कुलाइटिस, तो रेयरली होती है, और इनकी इंसिडेंस प्रीविलेंस ये इस तरीके से होती है। कुछ बेसिक फैक्ट्स है, वो क्या है कि वेस्कुलाइटिस अफेक्ट्स ऑल एज ग्रुप, वो किसी भी जेंडर में किसी भी एज में ये हो सकती है। Then vasculitis has a genetic component। इनमें लास्ट टाइम जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे तो हर डिजीज में जेनेटिक हेरिडिटरी कंपोनेंट था। और तीसरी बात ये कि वेस्कुलाइटिस इज क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज, होती है, कंट्रोल होती है, फिर वापस आती है। तो ये बार बार आना जाना, रिलैप्स रिमिशन, रिलैप्स रिमिशन, इसी वजह से वो आग लगी तो आग की डिमेज जो है वो परमानेंट होती है, कभी भी वो उस आर्गन को या वेसल को अपने ओरिजिनल स्टेटस पे आने नहीं देती। अच्छा, ये चैपल हिल कॉन्फ्रेंस क्लासिफिकेशन है फॉर दी वेस्कुलाइटिस। ये वेस्कुलाइटिस की क्लासिफिकेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इसमें इन्होंने इसको 3 लेवल पे, जैसे हमने आर्टरीज में बात की कि लार्ज, स्मॉल, मीडियम, तो वेस्कुलाइटिस को भी इसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, मीडियम वेसल, लार्ज वेसल। ये पिक्चर है, इसको समझने की, ये जितनी सारी वेस्कुलाइटिस हैं कॉमनली आपने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होगी। अभी आप इसमें देखें कि सबसे बड़े में बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, एओर्टा है, ठीक है, एओर्टा है। तो अब एओर्टा के सामने लिखा हुआ है जॉइंट सेल आर्थराइटिस और टाकायासु आर्थराइटिस। तो टाकायासु और जॉइंट सेल वो डिजीज हैं, और हमने पहले एथेरोस्क्लेरोसिस का भी जिक्र किया था, ठीक है। तो टाकायासु और जॉइंट सेल ये ऐसी डिजीज हैं जो बड़े में बड़ी वेसल जो है, लार्ज वेसल, उनको इन्वॉल्व करती है। दूसरे नंबर पे है पोलीआर्थराइटिस नोडुला एंड कावासाकी डिजीज। ये देखें कि ये मीडियम आर्टरीज को इन्वॉल्व करती है। तीसरे नंबर पे है आर्टीरियोल कैपिलरी। तो यहाँ देखें कि गुडपास्टर सिंड्रोम का नाम आ गया। अब उस साइड पे वेन है, इस साइड पे आर्टरी है, दरमियान में कैपिलरी है। तो यहाँ आके देखें कि माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस, जिसमें चर्बिस्ट्रास और वेगनस का जिक्र किया था, तो ये मीडियम आर्टरी से लेकर आर्टीरियोल, कैपिलरी, वीनियोल, वीन तक ये सब की इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। तो मतलब इसमें मल्टीपल लेवल पे ऑर्गन इफेक्टेड है, ये मल्टी सिस्टम वेस्कुलाइटिस होती है। उसके अलावा ये हनोशनोलिन या क्रोगुलोबिनेमिया, ये देखें कि आर्टीरियोल और वीनियोल कैपिलरी, ये 3 लेवल पे ये अफेक्ट करती है।
तो ये एक पिक्चर ऐसी है जो आपके एग्जाम में बहुत काम आ सकती है और जनरल केस डिस्कशन में भी आपको बहुत काम आ सकती है। काइंडली इसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ये नेट पे भी मौजूद है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्कुलाइटिस, ये वही क्लासिफिकेशन है जो हमने वहाँ जो क्लासिफिकेशन बताई थी वो बताई थी ब्लड वेसल के हिसाब से। अब यहाँ जो क्लासिफिकेशन है वो है वेस्कुलाइटिस के हिसाब से। तो लार्ज वेसल उसमें 2 डिजीज जैसे जिक्र किया, मीडियम वेस्किल इसमें 2 डिजीज, स्मॉल वेसल इसमें देखें कि ये 2 किस्म की है, एक अनका है और एक इम्यून कॉम्प्लेक्स है। ये है अफेक्टेड ब्लड वेसल जो है अफेक्टेड हुई वो उसकी क्लासिफिकेशन। आर्टीरियल उसमें स्मॉल आर्टरी, लार्ज आर्टरी, मीडियम आर्टरी जो पहले आपको समझाया बताया वही सारी चीजें इसमें, लेकिन ये ज्यादातर ऑटो इम्यून या इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज होती है। वीनस वेस्कुलाइटिस में वैश्विक सिंड्रोम का नाम याद रखिएगा, जैसे पहले उस पिक्चर में आपने देखा। और ये माइक्रोवेस्कुलर में IgA नेफ्रोपैथी, हनोस पर्प्यूरा, ये भी एक कोई इन्फेक्शन होता है, डायरिया होती है, उसके बाद जो है पूरी बॉडी पे रेश होते हैं, स्पेशली लोअर लिम्ब और आपको ग्लूटल रीजन तक। गुडपास्टर भी यही है, हेमाप्टासिस, हेमिचूरिया, ये इस तरीके से। अच्छा, इटियोलॉजी क्या है वेस्कुलेटर की? अब इटियोलॉजी में देखें कि एक तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और दूसरा इन्फेक्शन, ड्रग्स, मैलिग्नेंसी, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। तो जितनी सारी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हैं उसमें कहीं ना कहीं वेस्कुलाइटिस का कंपोनेंट होता है, सारी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। इटियोपैथोजेनेसिस, अब इटियोपैथोजेनेसिस वेस्कुलाइटिस होती कैसे है? तो याद रखें कि ट्राइगलिंग फैक्टर होगा, इन्फेक्शन, ड्रग या डिजीज। तो ये एक नॉर्मल आर्टरी है और उसमें देखें कि फ्लो कैसे है। और इसका ये देखें कैलेबर, देखें ये आर्टरी की वाल, ये आर्टरी का अंदरूनी कैलेबर। और जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन होती है तो ये देखें कि ये यहाँ देखें कि ये थ्रोम्बस इसके अंदर आ गया। तो जब भी वेस्कुलाइटिस होती है तो वेस्कुलाइटिस में स्लोली प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेशन, नेक्रोसिस में लीड टू द एबनॉर्मल मटीरियल, फिब्रिन मटीरियल डिपोजिशन एंड लीड टू द अक्लूजन। तो मेन मैकेनिज्म क्या है? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होती है, एंटी एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडीज बनती है, अनका एंटीबॉडीज, जेनेटिक फैक्टर। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे? C3A और C5A एनाफाइलोटॉक्सिन, इनको एक्टिवेट करेंगे, मास्ट सेल डिग्रेनुलेट होंगे और कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होंगे जो अट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेजेस को। फिर क्या होगा? वेजोएक्टिव अमाइन रिलीज होंगे, एडियन मॉलिक्यूल्स वो रिलीज होंगे और न्यूट्रोफिल वहां उसी जगह पे आएंगे, रिलीज करेंगे लाइसोसोमल एंजाइम। अब यहाँ एक मैं चीज आपको एडिशनल बता देता हूँ, रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम। आपने एक सिंड्रोम सुना होगा, लेजी ल्यूकोसाइट सिंड्रोम, ठीक है? ये लेजी ल्यूकोसाइट सिंड्रोम 2 किस्म का होता है, एक होता है जेनेटिक या प्राइमरी और एक होता है अक्वायर्ड। अक्वायर्ड का मोस्ट कॉमन काज जो है डायबिटीज मेलाइटस है। जो जेनेटिक इसके टाइप्स हैं वो तकरीबन 30 के करीब टाइप्स हैं जो मुख्तलिफ जीन से इन्वॉल्व है। तो 30 के करीब टाइप है जिसमें लेजी ल्यूकोसाइट सिंड्रोम। अब लेजी ल्यूकोसाइट सिंड्रोम में क्या होता है? न्यूट्रोफिल वहां आ गए, उन्होंने नॉक्शियस पार्टिकल को इनगल्फ किया, इनगल्फमेंट के बाद फेगोसोम और लाइसोसोम की अटैचमेंट होती है। तो लाइसोसोम जो है वो अटैच होकर रिलीज करते हैं एंजाइम उस फेगोसोम के अंदर। तो ये रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम जो है अगर ये फेल हो जाए तो इसको लेजी ल्यूकोसाइट सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है? ये इसका डिस्क्रिप्शन है। और ओवरऑल डिसरेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल और इन्फ्लेमेशन, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। रिस्क फैक्टर क्या है? जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, एज और जेंडर। ये वही कनेक्टिव टिश्यू डिजीज वाला सिलसिला देखें। अब ये सेम का सेम आपको यहाँ पे नजर आएगा, जो रिस्क फैक्टर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में मिले वही आपको इस वेस्कुलाइटिस में भी मिलेंगे। कॉमन सिम्टम वेस्कुलाइटिस के क्या है? फीवर, फटीग, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स।
ये ऐसे सिम्टम हैं जो टीबी में भी होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में होते हैं, लिम्फोमा में होते हैं, मैलिग्नेंसी में होते हैं। और बाकी जो सिम्टम है वो आर्गन स्पेसिफिक, जो आर्गन इन्वॉल्व होगा वहीं से उसका सिम्टम मिलेगा। स्किन हो रही है, जॉइंट है, लंग्स है, किडनी, न्यूरोलॉजी, जीआई या कार्डियोवास्कुलर। कॉम्प्लिकेशन, आर्गन फेल्यूर, एन्यूरिज्म, न्यूरोपैथी या कार्डियोवास्कुलर में एमआई या एन्यूरिज्म। डायग्नोसिस इसका कैसा किया जाता है? डायग्नोसिस इसका वेस्कुलाइटिस की टाइप आप ध्यान में रखोगे तो हर वेस्कुलाइटिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू में एसएनई की अलग थी, आरए की अलग थी, तो यहाँ वेस्कुलाइटिस में भी आपको डिफरेंट एंटीबॉडीज टाइटर वो करवाने पड़ेंगे। इमेजिंग में सीटी, चेस्ट और एंजियोग्राफी और एक्सरे, पेट स्कैन पाकिस्तान में शायद एक मशीन या 2 मशीन है, ये कलरफुल इमेजेस देती है। बायोप्सी जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है वेस्कुलाइटिस की। बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? वेस्कुलाइटिस की वो बायोप्सी है। तो वहां से वो एग्जैक्ट पता चल जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेस्कुलाइटिस। ट्रीटमेंट, स्टीरॉयड, वहां पे भी देखो कनेक्टिव टिश्यू में स्टीरॉयड थे, यहाँ पे भी स्टीरॉयड। इम्यूनोसप्रेसेंट वहां पे भी थे, यहाँ पे भी थे। तो ये मिलती जुलती स्टोरी है, एक दूसरे के साथ होते हैं। मेंटेनेंस में स्टीरॉयड दोगे या कुछ टारगेटेड थेरेपी है या सपोर्टिव केयर है, वो आप इसको एज ए थेरेपी यूज करोगे। प्रोग्नोसिस वेरिएबल है, हर डिजीज का अपना प्रोग्नोसिस है, किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है, कोई रुक जाती है, और लेकिन डैमेज जो है वो थोड़ी बहुत परमानेंट होती है। इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि कोई अगर किसी को कत्ल कर दे, उसके बाद उन फैमिलीज के दरमियान सुलह भी हो जाए, लेकिन वो मोहब्बत नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से वेस्कुलाइटिस अगर एक दफा हो भी जाए, कितनी भी आप मैनेजमेंट अच्छी करो, लेकिन फिर भी उसके इफेक्ट्स जरूर रहेंगे। रिसेंट एडवांसेस इसमें जेक इनहिबिटर से, इंटरल्यूकिन से और मशीन लर्निंग इन इमेजिंग, ये बहुत बड़ा टूल आ रहा है कि आप जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी एक्सरे है, जो भी इमेज है, एआई पे अपलोड करो, एआई आपको रिजल्ट बना के देती है कि जी इसमें ये फाइंडिंग है। कंक्लूजन ये निकला कि ये एक कॉम्प्लेक्स नेचर की चीज है और इसको टाइमली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है वेस्कुलाइटिस में। और बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं फॉर द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के हवाले से, तो इन द फ्यूचर हो सकता है कि वो जो घर जला था उसकी डैमेज मिनिमम हो। विद दिस थैंक यू। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर हमारा होगा तो ये कुछ पिक्चर से वेस्कुलाइटिस की, ये ऐसे वेस्कुलाइटिस ऐसे आती है। ये एक आपका लेक्चर होगा कोकेन स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम। ओके जी, डॉक्टर चंचल है। हाँ जी, आ जाओ।